चौटाला साहब की डेथ हुई थी तो पूरे प्रदेश की तरफ से पगड़ियाँ किसको दी गई? हाँ, वो आपको बांधी गई थी वो पगड़ी। तो फिर फैसला हो गया कि नहीं हो गया? पानी लेके आ भाई, तो मेरे हाथ धुला, सर्दी थी, बाहर धूप सेक रहे थे और वो बस पानी लेकर के पहुंच जाए, इतनी देर लगी, हमें छोड़ के चले गए। वो मालूम चला होगा कि वो पी चौटाला साहब नहीं रहे वो। सुबह मेरे पास 11 बजे उनका जो पीएसओ था उसने फोन किया। बड़े बुजुर्ग का जब साया उठता है तकलीफ तो होती है, और वो तो कोई मेरे फादर नहीं थे, बहुत सारे लोगों के लिए एक आदर्श थे। मुझे उनकी कमी महसूस होती है और किसी की नहीं। कि हुड्डा जो है केस की वजह से भाजपा के हाथों की कठपुतली है। किसी का एमएलए का अगर गिर के हाथ टूट गया तो भी उन्होंने ये कहा कि अवैसी ने उसका हाथ तोड़ दिया। लेकिन क्या ऐसा कोई हादसा हुआ? कुछ ऐसे ऐलनाबाद से चुनाव हार गए, क्या कारण आप मानते हैं? बीजेपी कांग्रेस मिली हुई थी। नायब सैनी तो मात्र केवल दीक्षित में मुख्यमंत्री हैं। काम काज टोटल जो है आज भी मनोहर लाल खट्टर देखते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर हो तो गैंगस्टर की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वो शराब के ठेकों के ऑप्शन नहीं होने देते। गुड़गांव में नशा कहाँ कहाँ बिकता है, मैंने वो पिलर नंबर बताए। बीजेपी का हर नेता जाट के प्रति जहर से भरा हुआ है और समय मिलते ही कटाक्ष करता है खुलकर। हुड्डा ने अपनी जबान से नहीं कही कि किरण ने वोट कहाँ दिया। हो सकता है हुड्डा की किसी आदमी ने दिया हो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सीएम बनना, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ मैं किसी के साथ मंत्री नहीं बनूंगा। तो चौटाला साहब ने गद्दार कह दिया उनको, उन्होंने गद्दारी करी उनके साथ, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, तो फिर कई रिश्ते। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया। आज इस पॉडकास्ट में हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय चौटाला साहब से। अभय साहब, राम राम। राम राम राम। और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। पहला सवाल तो मेरा यही कि मैं जब से पढ़ती लिखती रही हूँ, आपके परिचय में रहा इनेलो विधायक अभय चौटाला, नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला। अब आप इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, एक नई जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। अब इसे किस तरह से आप ले रहे हैं इस जिम्मेदारी को? ये ज्यादा लग रही है? क्या क्या आपका अनुभव सही है? मुझे राजनीति में 30 वर्ष हो गए। मैंने अपनी राजनीति जो है मेंबर पंचायत से, गांव का जो ग्राम पंचायत का मेंबर होता है उससे शुरू करी। मैं लोक समिति का चेयरमैन रहा, ब्लॉक का मेंबर रहा, जिला परिषद का मेंबर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, चेयरमैन रहा, और उसके बाद 5 बार विधायक रहा। इसमें से 3 बाई इलेक्शन लड़े मैंने। ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तीनों जीते थे। बाई इलेक्शन लड़ना और जीतना, और वो भी सरकार के अगेंस्ट जीतना बहुत बड़ी बात होती है। ये रिकॉर्ड भी मेरे परिवार के नाम है पूरे देश में। मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने 3 बाई इलेक्शन लड़े, तीनों सरकार के अगेंस्ट लड़े, तीनों जीते। चौटाला साहब ने 3 बाई इलेक्शन लड़े, तीनों सरकार के अगेंस्ट लड़े, तीनों जीते। मैंने 3 बाई इलेक्शन लड़े, जिसमें से एक सरकार में रहते हुए लड़ा और 2 सरकार के अगेंस्ट लड़े, और तीनों की तीनों जीतने का काम किया। जहाँ तक संगठन की जिम्मेवारी की बात है, पहले सारा संगठन का काम चौटाला साहब देखते थे, और वो ही जो फैसले लेते थे संगठन में अपने साथियों के साथ बैठ कर के, उस तरह से हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मान के चलो बहुत बड़ी कमी है, और हर कार्यकर्ता को ये महसूस हो रही है। लेकिन हम भी चौटाला साहब ने जो राय रास्ते दिखाए राजनीतिक, जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाया, जिस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने राजनीति करी, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज के हालात में भी उसी तरह की कुछ परिस्थितियां हैं जिनका भी सामना करना पड़ता। पहले जो राजनीति थी उसमें राजनेता पे भरोसा होता था, जो कोई बात कहता था उसका ठोस आधार होता था। आज तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए लोग भी सुबह कुछ कहते हैं
दोपहर तक अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के पिछले 10 साल में देखा है जो अपनी बात से मुकर जाते हैं। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तैने 10 मिनट पहले क्या कहा था। इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है। आज हमने नए सिरे से सारे संगठन का गठन किया है और अलग अलग जिम्मेवारियां लगाई है सबकी। मुझे विश्वास है आज फिर से नया जो संगठन हमने बनाया वो बहुत सक्रिय है, लोगों का विश्वास जीत रहा है, लोगों को भरोसा हो रहा है और हम आने वाले समय में हमारे संगठन को बहुत ऊपर तक लेकर के जाने का काम करें। सर, ओपी चौटाला साहब जिस दिन इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, अब उनसे 4-5 दिन पहले मैं तस्वीरें देख रही थी, वो किसी की शादी में जा रहे थे। ये बड़ा चौंकाने वाला रहा कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उस खबर पे यकीन करना बड़ा मुश्किल रहा। वो इतने स्वस्थ दिखते थे। वो यही सरसा थे और सरसा में जितनी भी शादियां थी वो उनकी एक आदत थी। शादियों का जब सीजन होता है तो समझो कि हर जिले में पार्टी के किसी कार्यकर्ता के, किसी सामाजिक रिश्ते वाले व्यक्ति के कोई रिश्तेदारी में, तो वो बैठ करके हमारे साथ कहते थे कि भाई सरसा और आसपास की शादियां मैं भुगताऊंगा अब की बार। हिसार जिला, फतेहाबाद जिला, सरसा जिला, हनुमानगढ़, गंगानगर, अबोर, फाजिलका जहाँ हमारी रिश्तेदारी है, वहाँ कोई भी शादी थी तो उन्होंने जिम्मेवारी ली कि मैं जाऊँगा। चंडीगढ़ के आसपास जितनी भी शादियाँ थी उनमें कर्ण और अर्जुन की ड्यूटियाँ थी कि भी आप लोग जाओ। और गुड़गांव और उसके आसपास के जो 8-10 जिले हैं उनमें जो शादियाँ थी वहाँ मैं था, तो मैंने कहा मैं इनमें सब में जाया हूँ। वो हमेशा इस तरह से रखते थे, वो नोट करते थे कि भी आज 5 शादियाँ हैं तो 5 शादियाँ अटेंड करते थे। ये नहीं थे कि वो लेट हो गए तो नहीं जा पाएंगे। उन्होंने हर हालत में रात के 11 बजे किसी के जाके दस्तखत देनी हो, लेकिन अगले को उसके घर तक जा करके बच्चों को आशीर्वाद दे करके आने में उन्हें खुशी मिलती थी। तो वो यहाँ सरसा में शादियाँ अटेंड कर रहे थे। यहीं से शादी अटेंड करते करते जयपुर में एक उनके मित्र थे, उनके पोते की शादी थी, उसमें गए। वहाँ जाने के बाद प्रोग्राम था कि मैं जोधपुर जाऊँगा और जोधपुर से जैसलमेर जाऊँगा और फिर मैं दिल्ली आऊँगा जैसलमेर से बाई एयर। वो बाई रोड के प्रोग्राम थे। जयपुर जब रात को पहुँचे तो उनको थोड़ी ठंड लगी तो मुझे जो उनके साथ स्टाफ रहता था उन्होंने फ़ोन किया कि चौटाला साहब को हल्की ठंड लगी है, बुखार है। मैंने, मेरे मिलने वाले थे वहाँ जयपुर में, उनके भी बहुत सारे मिलने वाले लोग थे जो उनके इर्द आए हुए थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं बोला आप होटल में हो, ऑन कॉल डॉक्टर आ जाता है, आप डॉक्टर को बुलाओ, एक बार दिखा दो। डॉक्टर ने चेक किया तो उसको थोड़ा चेस्ट में लगा कि कोई इन्फेक्शन है। उसने मुझे बताया कि मुझे लग रहा है कि चेस्ट में थोड़ा सा इनके इन्फेक्शन आया हुआ है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं कहा आप जोधपुर जाने की बजाय गुड़गांव आ जाओ। वो नेक्स्ट डे गुड़गांव आ गए। आकर के हॉस्पिटल में मदानता में दिखाया जहाँ रोज़ाना दिखाते थे। डॉक्टर ने उनको देखा, देख के कहने लगी कि मैं आपको एडमिट करना चाहती हूँ और 3-4 दिन यहीं रख करके आपको, मैं ओरल मेडिसिन नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपको इंजेक्शन से, ड्रिप से जो है मेडिसिन दूँ ताकि आपकी रिकवरी थोड़ी सी जल्दी हो। एंटीबायोटिक देना चाहते थे और बिल्कुल रिकवरी हो गई थी, ठीक हो गए थे, घर पे आ गए थे। घर आने के बाद उपराष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था चंडीगढ़, मेरे घर पे लंच का। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं कहा आप चंडीगढ़ आ जाओ और उपराष्ट्रपति आएंगे तो आप होंगे तो अच्छा लगेगा। कहने लगे भाई मैं तो उनसे फिर घर आ करके कभी खाना खा लूँगा, मेरी तरफ से तो उनसे माफी मांग लेना, मैं तो गांव जाऊँगा 2 दिन बाद। कहाँ तो गांव आने की तैयारी कर रहे थे और कहाँ उसी दिन मतलब रात को ठीक ठाक सोए, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, अपना फ्रूट खाते थे एक पूरी प्लेट भर के, और वो ब्रेकफास्ट करके जो लड़के साथ थे स्टाफ पे उसको कहने लगे कि पानी लेके आ भाई, तो मेरे हाथ धुला, सर्दी थी, बाहर धूप सेक रहे थे, और वो बस पानी लेकर के पहुँच आए। इतनी देर लगी, मैं छोड़ के चले गए।
मतलब इतना अचानक था कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो इस तरह से चले जाएं। उनसे कभी किसी ने पूछ लिया, आपने भी पूछ लिया, भाई जोशी साहब आपकी तबीयत कैसी है, तो एक ही जवाब होता था, आपसे स्पष्ट। किसी ने पूछ लिया कितनी उम्र होगी, यार 115 साल जीना है। ये उनके दो पेट वर्ड्स थे जो लोगों से खुल करके कहते थे। और किसी को भी अपने हम उम्र को मिलते थे या कोई अपने किसी छोटे से मिलते थे जिसको जानते थे, उसको कहते थे अभी हमने बहुत काम करना है। कभी मतलब उन्होंने एक दिन भी किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे, बहुत मजबूत थे, कभी अपने फैसले नहीं बदला करते थे। जो ले लिया फैसला, कितना ही नुकसान दिखे ना चाहे। ना नफा नुकसान नहीं देखा उन्होंने राजनीति में कभी। जो बात कह दी सो कह दी। और जब आपको फोन के जरिए किसी ने फोन किया होगा, आपको मालूम चला होगा कि ओपी चौटाला साहब नहीं रहे, वो सुबह मेरे पास 11 बजे उनका जो पीएसओ था उसने फ़ोन किया मुझे। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि चौटाला साहब की थोड़ी तबीयत मुझे लगता नहीं कि ठीक है। उससे पहले उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उनके पास डॉक्टर के नंबर थे। डॉक्टर ने उनको कहा आप तुरंत लेकर के उनको हॉस्पिटल आओ। मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको यही बात कही। मैं बोला तुम्हारे उनको सोडियम कम हो जाता था और सर्दी में इस चीज़ की दिक्कत आती थी बुजुर्ग आदमी हड्डी को। तो वो जब थोड़े से उसने कहा नहीं कि मतलब मुझे लग रहा है कि डाउन जा रहे हैं, तो मैंने कहा सोडियम की कमी हो जाती है कई दफ़ा, तुम फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं डॉक्टर से बात करता। वो जो ही मतलब मेरे से बात करी, उन्होंने साथ ही साथ व्हील चेयर पर थे और हॉस्पिटल लेकर के चल पड़े गाड़ी में लेके। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आया। डॉक्टर ने कहा कि भाई वो तो जब घर पे थे तभी उन्होंने आखिरी सांस ले ली थी है, और हमने उनको PCR वगैरह CPR वगैरह दे के देख लिया, नहीं कुछ नहीं बढ़ सकता, कर आप आ जाओ। फिर मैं उसी टाइम वहाँ से फ्लाइट लेकर के वहाँ पर। और अब मैं आपकी इतनी सारी वीडियोस देखती रही, इंटरव्यू देखती रही, पहली बार मैंने आपको इमोशनल और डबडबाई आंखों में देखा। मैंने उस दौरान आपको, क्या चल रहा था उस दौरान आपके भीतर? मान के चलो, एक बड़े बुजुर्ग का जब साया उठता है तकलीफ तो होती है। और वो तो कोई मेरे फादर नहीं थे, बहुत सारे लोगों के लिए एक आदर्श थे। अक्सर मैंने देखा कि आपको सलाह मशवरा, राजनीतिक तौर पे जो निर्णय फैसले जो है सारे लिया करते, वो कमी खलती है आज भी। होता ही है, राजनीतिक फैसले नहीं, सामाजिक और पारिवारिक फैसले भी उन्हीं के थे सारे। वो बहुत हम आपस में हर बात शेयर करते थे, एक दूसरे से पूछते थे। तो मान के चलो आज उन वाली कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। और जीवन में हम आपके देख रहे कि एक बड़े भाई जो है उनका सहारा नहीं है, पिताजी चले गए हैं, आप ऐसे डबडबाए नहीं, हड़बड़ाहट होती है व्यक्ति को, भविष्य के लिए डर होता है। नहीं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे उनकी कमी महसूस होती है और किसी की ठीक है। अब खुद को अकेले फील करते हैं? नहीं, आज भी मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं सारे। उनके जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ है। एक मजबूत सलाह मशवरा होता है ना कि मुझे सलाह मशवरा मजबूती इसी व्यक्ति से मिलेगा, इन्हीं के फैसले मानूंगा। वो तो होता ही है। वो तो ये मान के चलो, कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत कुछ सीखे हो, उसकी कमी तो आप महसूस करोगे, हर वक्त करोगे, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। आपसे आखिरी बातचीत उनकी क्या हुई थी? आखिरी तो मैंने जब उनसे पूछा था, पहले दिन मेरी उनसे बात हुई है, पहले दिन मैंने उनसे कहा था भी आप आ जाओ, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे गांव जाना है। ये उनके आखिरी शब्द थे मेरे साथ। 2024 दिन तक बिल्कुल ठीक थे। अगले दिन सुबह उठे बिल्कुल ठीक स्वस्थ थे। उठ करके उन्होंने अपना नाश्ता किया, जैसे मैंने आपको बताया, एक भर प्लेट फूड की सुबह खाया करते थे रोजाना, तो बिल्कुल फिट थे। 2024 का पूरा चुनाव देखा उन्होंने, एक एक आकलन किया उन्होंने, लड़ा उन्होंने। देखा नहीं, लड़ा उन्होंने। आप ये देखो कि पूरे सरसे जिले में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ हमारे मजबूत आधार के कैंडिडेट थे उन सब के कैंपेन में रहे। नरवाड़ा गए, बरवाड़ा गए, आप ये देखो फतेहाबाद में गए, यहाँ सरसा की 4-5 सीटों पे उन्होंने कैंपेन किया।
उस उम्र में कभी उन्होंने ये महसूस, आप ये देखो रोजाना 30-30 गांव कर दिया, बहुत बड़ी बात है। आवाज वो आप देखिए, उनका स्पीच, उर्दू के शब्द, मतलब किस खूबसूरती के साथ बोलते थे वो। आवाज में जरा भी ऐसा नहीं लगता कहीं उनकी आवाज दबी हो, भाषण ऐसे सुनाई देता बिल्कुल ऐसी। उनकी याददाश्त जो थी बहुत मतलब देखने लायक थी। और जो बात जब वो बोलते थे तब ये लगता था जैसे कोई जवान लड़का जो है वही, अपनी बात पब्लिक में रख रहा है, इतनी कड़क आवाज। याददाश्त बड़ी तेज थी। आज तक इनेलो वर्कर बताते हैं कि ओपी साहब की ना आवाज बहुत। और 24 के चुनाव का रिजल्ट हम सब ने देखा। आपके लिए किस तरह की प्रतिक्रिया थी जब मालूम चला कि बीजेपी तीसरी बार आई है, सरकार बना रही है? मैं बहुत पहले एक बात करता था, आपको भी बताई थी, आपको याद हो? याद है। जब मैं पैदल यात्रा कर रहा था तब आपने एक इंटरव्यू किया मेरा, मैंने उस टाइम कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भाजपा के साथ मिलकर के कहीं एक षड्यंत्र के तहत भाजपा को सत्ता में फिर ले आना चाहता है। तब मुझे लगता है आपको भी मेरी बात सही नहीं लगी होगी, लोगों को भी नहीं जची, लोगों को भी लगता था कि हर आदमी एक दूसरे पे आरोप लगाता है। लेकिन मैं बहुत नज़दीक से इस चीज़ को समझता था कि हुड्डा जो है केस की वजह से भाजपा के हाथों की कठपुतली है। और आज हर बच्चे की जबान पे ये बात है कि भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी, हुड्डा ने ही टिकट के वितरण में गड़बड़ी करी और उसका नतीजा ये निकला कि आज भाजपा फिर सत्ता में आ गई। लेकिन कांग्रेस हाईकमान की ओर से इस तरह आकलन किया गया कि हार क्यों हुई, सबने रिपोर्ट दी, प्रदेश अध्यक्ष ने भी रिपोर्ट दी, तो ऐसे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जब इस तरह के तर्क आप जैसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं जब वो पेश करते हैं कि देखिए जी ये हमको लगता है इस तरह की बातचीत है, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता ऐसा? तो कांग्रेस के नेता बता सकते हैं आपको कि एक्शन क्यों नहीं है, सिर्फ रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। अब तक एक्शन होना चाहिए, अगर एक्शन होता है तो फिर आप ये मान के चलो भाजपा सत्ता में नहीं आती। हो सकता है कांग्रेस हाईकमान को ऐसा लग रहा हो कि हुड्डा साहब के अलावा कोई दूसरे व्यक्ति इस सूबे में कांग्रेस को नहीं उभार पाएंगे। आप एक चीज बताओ मुझे, जिस आदमी ने जिन जिन राजनीतिक दलों को खड़ा किया वो आज हमारे बीच में है? नहीं है। बीजेपी का एक ऐसा समय था जब 2 सांसद थे, आज तीसरी दफा सत्ता में है सेंट्रल। कांग्रेस का एक ऐसा वक्त था जब 450 के करीब सीटें थी, आज खुद की 40 सीट बनी है, अब की बार 100 सीट आई, पिछली बार 40 थी। समय बदलता है, नेता बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये थोड़ा ही विश्वास भरोसा होना चाहिए लोगों को। उन नेताओं पे भरोसा था तो उनको सत्ता सौंपी जाती थी, अब कांग्रेस के नेताओं पे भरोसा नहीं है तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया? अकेले हरियाणा से नहीं, पूरे देश में एक समय ऐसा था कि हर स्टेट में कांग्रेस होती थी, साउथ की एक आधी स्टेट को छोड़कर। आज कहाँ है, साफ होगी कि नहीं होगी? नेता नहीं बचे ना, भरोसा नहीं बचा। अगर वो ऐसे लोगों के सामने सरेंडर करेंगे जो लोग पार्टी को कमज़ोर करते हैं, उनके आगे लीडरशिप अगर सरेंडर कर जाएगी तो फिर आम जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो सारी चीज़ों को समझती है, वो फिर उन पे क्या भरोसा करेगी? यही कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस कमज़ोर होगी, ख़त्म होगी। जिस कांग्रेस को इस चुनाव में ये लगता था भी 60 से ज़्यादा सीट देंगे लोग, हमें भी लगता था कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन हुड्डा साहब ने इस तरह की सीटों का बंटवारा किया कि उस कांग्रेस को हाशिए पे लाकर के खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस का कुछ नहीं बटने वाला। अब आम आदमी को पता लग गया कि कांग्रेस जो है सिर्फ भाजपा को आगे रखना चाहती है, ये तो रीजनल पार्टियों को मारना चाहती है। अब इनेलो के हैं 2 विधायक, कांग्रेस से आप कह रहे कि जनता का यकीन उठ गया है और वो आज हम भी देख रहे कि लोगों में गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो इनेलो क्या आज उस लेवल पे पहुंच पाएगी जिस लेवल पे हम माने कि लोगों के ज़हन में कांग्रेस रही एक समय? क्यों नहीं पहुंच पाएगी? अगर बीजेपी लोकसभा में 2 से 300 के करीब पहुंच सकती है तो इंडियन नेशनल लोकदल का तो बहुत बड़ा भरोसा है यहाँ के हरियाणा के लोगों को हमारी पार्टी पे। आज कोई भी व्यक्ति
किसी से भी जा करके, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट है हरियाणा का, चाहे वो विधानसभा का मेंबर है, किसी से आप पूछो, आज हर व्यक्ति एक बात कहेगा कि अभय सिंह जैसा नेता नहीं हो सकता। अगर वो मुझे लीडर मानते हैं तो फिर कल को मेरा भरोसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये बात हरियाणा में है कि नहीं आज? दोस्तों, अगर आप भी मानती हो तो फिर मान के चलो कि हम इसको 2 वाली सीट को सत्ता तक लेके जाएंगे। अब एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी सर, लोगों से जब जाती हूँ ना, मैं मिलती हूँ, उनमें एक पक्ष कहता है कि अभय चौटाला दिल के बड़े साफ हैं, और जो दिल का साफ होगा भाई उसकी जुबान में कोई फिल्टर नहीं होगा। और दूसरा एक धड़ा है जो आपसे बड़ा डरा डरा सा रहता है कि भाई हम तो मतलब जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमको तो वो बड़े दबंग से नेता लगते हैं, धमका देंगे, डरा देंगे। मतलब एक उस तरह वाली छवि भी आपकी रही, और दो छवियां हैं आपके लोगों में। दबंग होना कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन अक्खड़ स्वभाव के, रूढ़ स्वभाव के। नहीं, रूढ़ नहीं हो, रूढ़ कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये ठीक है, मुझे सच्ची बात कहने की आदत है। आप मेरे पास अगर किसी काम को लेकर आए हो, अगर वो काम करने योग्य हो, मैं आपसे उसी वक्त कहूँगा कि आपका काम जरूर प्रयास करूँगा कि हो जाए। अगर आपका काम नहीं हो सकता मेरे से, तो मैं आपको आपकी पर्ची वापस दे दूंगा कि ये मेरे बस का मामला नहीं है। मैं इसके लिए किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ये मेरे में आप कमी मानो या आप इसको कोई अच्छी बात समझो, ये फैसला तो आपने करना। जिस व्यक्ति को मैं ये कह दूंगा नहीं होगा, वो मेरा बाहर खड़ा होकर ये प्रचार करता है कि मेरे साथ उसने ठीक से बात नहीं की, क्योंकि उसको अपने काम की तकलीफ है। लेकिन उसको कुछ दिन बाद एहसास होता है कि यार तेरे को ठीक बात कही। ये फर्क है। इसको आप दबंग कहो, आप इसको रूढ़वादी कहो, या इसको आप क्या कहना चाहोगे, अब वो तो पत्रकार की सोचने का तरीका है। लेकिन समय के साथ ये छवि लोग खुद देखने लगते हैं, वो उनको यकीन हो जाता है कि नहीं, हमने ये गलत सोचा था। मेरे बारे में कांग्रेस ने, बीजेपी ने, हमारी अपने जो घर के परिवार के लोग थे, उन्होंने, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उन सब ने पूरे प्रदेश के अंदर ये सब बातें बहुत जोर शोर से करी। अब आम आदमी को ये समझ आ गया कि सिर्फ प्रचार था इनके खिलाफ, अब वो प्रचार खत्म हो रहा है। जब मैं सर पढ़ती लिखती थी, आप लगाएं कि स्कूली शिक्षा थी उस दौरान मेरी, उस दौरान एक चर्चा सुनती थी कि तेजा खेड़ा फॉर्म, तभी मुझे जहन में आता रहा, तेजा खेड़ा फॉर्म पे तो अब अभय चौटाला साहब विधायकों को पीट देते हैं। इस तरह की काफी मैं चर्चाएं सुनी, इस तरह की काफी किस्से सुनी। कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया था, सुरजेवाड़ा ने खास तौर पे कहा था कि ये तो हवाई जहाज में बैठा ले जाता है, हेलीकॉप्टर में बैठा ले जाता है, आसमान में ले जाकर के पीटता है। किसी का एमएलए का अगर गिर के हाथ टूट गया तो भी उन्होंने ये कहा कि अभय सिंह ने उसका हाथ तोड़ दिया। लेकिन क्या ऐसा कोई हादसा हुआ कुछ ऐसा? अगर ऐसा हादसा होता तो क्या वो सामने नहीं आता कभी? कोई लोग है इस तरह के, और विधायक कभी कोई इस तरह की बात सहन कर सकता है? नहीं, पावर तो आम आदमी भी नहीं कर सकता। ये सब बकवास थी। इसका जवाब चौधरी संपत सिंह ने विधानसभा में दिया। विधानसभा में कांग्रेस का राज था, और सुरजेवाड़ा ने ये बात वहाँ भी कही कि चौधरी संपत सिंह, आप तो इनके साथ रहे हो, एक ऐसा वक्त भी था कि एमएलए को किस तरह से ले जा करके पीटते थे, मारते थे। संपत सिंह खड़े हुए, आज भी विधानसभा के रिकॉर्ड में ये चीज, वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के बड़े साफ शब्द में कहा कि मैं आज इस पार्टी में नहीं, आज मैं कांग्रेस के साथ, लेकिन मैं चौधरी अभय सिंह के बारे में खुल करके बता देना चाहता हूँ विधानसभा में कि जितना मान सम्मान इज्जत इन्होंने केवल विधायक की नहीं, आम आदमी की मैं इनका कायल उस बात के लिए। और उसने ये भी कहा कि एक भी किसी विधायक के साथ चौटाला साहब के राज में इस तरह की बदतमीजी नहीं हुई। ये सरासर गलत आप कह रहे हैं। कांग्रेस का विधायक था, उसने बात की चौधरी संपत सिंह ने उस वक्त, तो उनके मुंह पे अपने आप थप्पड़ लगे कि नहीं लगे। ये प्रचार था, अब ये खत्म हो गया प्रचार। अब लोग इनको अच्छे से समझ गए। आप देखना, बड़ा समय में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
25 सितंबर का आज ही न्योता देता हूँ आपको। हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाएंगे हैं। अब की बार चौटाला साहब हमारे बीच में नहीं हैं और मुझे अपने कार्यकर्ता साथियों पे भरोसा है, हरियाणा की जनता पे भरोसा है कि अब की बार चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर और बड़ी संख्या में बताएं। सर, आप एलनाबाद से चुनाव हार गए, क्या कारण आप मानते हैं? बीजेपी कांग्रेस मिली हुई थी। आप ये देखो, बीजेपी ने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसको अपने परिवार के लोग वोट नहीं दे रहे थे। पहले जब बाई इलेक्शन हुआ था तब कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करी। भूपेंद्र हुड्डा का आज एक बयान है, सोशल मीडिया पे आप जाओ देख सकती हो। एक गांव है जमाल, उस गांव में, बड़ा गांव है मेरे हल्के का, उसमें जलसा करने आया था मेरे बाई इलेक्शन में जब मैंने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में। उसके अंदर उसने ये कहा था कि मैं आया था कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन गोपाल कांडा जो है मेरा भाई है, मेरा मित्र है, इनडायरेक्टली उसने उसके लिए वोट मांगे, बीजेपी के लिए वोट मांगे, नहीं मांगे। अब वो उस वक्त बीजेपी के लिए वोट मांगे उन्होंने। अब की बार बीजेपी वालों ने उनसे कहा भी हमारे से तो वैसे ही हारता नहीं, तुम कोई कैंडिडेट दे दो मजबूत, तुम्हारे को हम अपने वोट दिलवा देंगे। ऐसा कैंडिडेट दे देंगे जो हमें वोट नहीं डालेगा, जो आपको डाल देगा। फिर उनके जो यहाँ जितने भी लीडर थे छुटपुट भैया, वो सारे खुल करके कांग्रेस की मदद में लगे हुए थे। ये आपस में मिल करके इन्होंने इस चुनाव को लड़ा। मुझे वोट कम नहीं मिले, वोट विधानसभा के चुनाव में जो बाई इलेक्शन में मिले उससे भी ज्यादा मिले, लेकिन वो दोनों मिलकर के एक जगह वोट डाल गए। और मौजूदा विधायक का कामकाज आप किस तरह से देखते हैं? तो हल्के के लोगों से पूछो, ज्यादा अच्छा बताएंगे। सब लोग इस बात को लेकर के आज परेशान हैं। पानी की कमी ये काफी हमारा बताई। गलत निर्णय था और लोगों का जो निर्णय है वो स्वीकार करना पड़ेगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई मैं लोगों के मैंडेट को नहीं बांधता। मैं सम्मान करता हूँ उनका। आगे फिर चुनाव जब आएगा तब मुझे भरोसा है कि मुझे फिर वो लोग खुल करके समर्थन दें। क्या बीजेपी जो रीजनल पार्टियां उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है सर? नेशनल पार्टियों की सोच एक ही, कांग्रेस की सोच भी यही थी, भाजपा की सोच भी यही। रीजनल पार्टियां खत्म करके ये एक छत्र राज करना चाहते हैं। रीजनल जो पार्टी है वो अपनी अपनी स्टेट के हितों को ध्यान में रखती है। आप ये देखो, अब सेंटर के अंदर ऐसी सरकार है, अगर किसी एक पार्टी की सरकार होती तो फिर ये अपनी और ज़्यादा मनमर्जी करते। अब मनमर्जी नहीं कर सकते। एनडीए के बहुत सारे पार्टनर हैं, उनकी बात को उनको सुनना पड़ता है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देने पड़े। इसी तरीके से स्टेटों में भी जहाँ जहाँ रीजनल पार्टियाँ हैं वहाँ लोगों को सुविधाएं ज़्यादा है, वहाँ अच्छे काम होते हैं। और जहाँ पे कहीं बीजेपी का, जैसे हरियाणा में बीजेपी की अकेले गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट से क्या हो रहा है, आज लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, गैंगस्टर पनप गए यहाँ। आज स्टूडेंट्स जो है उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं एचयू के स्टूडेंट से मिल करके आया था, आज मैंने उनके वीडियोस भी देखे थे। किस तरह लड़कियों को हॉस्टल में बंद कर दिया, उनको खाना नहीं दिया, उनको पानी नहीं दिया। वो कहती हैं क्या, वो स्टूडेंट है, पढ़ने आई है, वो हमारा भविष्य है। उनके माँ बाप जब वो वीडियो देखते हैं उनको तकलीफ नहीं होती क्या? उनके माँ बाप को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों तक जाकर के मिल करके आ सकें? मतलब ये तरीका तभी तानाशाह तरीका अपना सकते हैं जब इनका एक छत्र राज हो जाता है। अगर आज किसी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनी होती तो फिर ये इस तरह के फैसले नहीं ले सकते थे। फिर तो दूसरे लोग इनको कहते भाई ये फैसले तुम कैसे कर सकते हो, हमारे भी बच्चे हैं। विधानसभा सत्र आज आप देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? गुस्सा आता देख के? नहीं, मुझे हैरानी होती है कि अपोजिशन जो है वो नाम मात्र है। ये सब चीजें देख करके गुस्सा नहीं, हैरानी वाली बात है।
हमारे दोनों विधायक तैयारी करके जाते हैं, आपने देखा भी होगा, और दोनों अच्छी तैयारी करके जाते हैं। लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है, उनकी आवाज़ उठाएंगे। पहली बार जब हमने देखा कि आपके दोनों विधायक साफे में थे, पगड़ी पहन रहे थे, ये धोती हमारी कुर्ता परंपरा थी, है। वही पहचान। नहीं, हमारी हरियाणा की परंपरा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तो मान के चलो कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा अपने सर पे हरी पगड़ी सजा करके रखी, उनकी पहचान थी पगड़ी। चौटाला साहब को भी एक बड़ी पहचान पूरी दुनिया में थी हरी पगड़ी की, तो फिर हम अपनी पहचान थोड़ी खो देंगे। अर्जुन चौटाला जब विधायक बने, ओपी चौटाला साहब कितने खुश हुए थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उस समय, क्योंकि नई पीढ़ी राजनीति में एंट्री ले रही थी उनके लिए। नहीं, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। हमने बहुत विधायक बनाए, हमने बहुत सारी सरकारें बनाई, हमने प्राइम मिनिस्टर तक के लोग बनाए। चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया चौधरी देवीलाल ने, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया चौधरी देवीलाल ने। कितने ऐसे लोग, चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया चौधरी देवीलाल जी ने। हमने प्रधानमंत्री बनाए हैं। एमएलए बहुत छोटी चीज़ है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कितने चीफ मिनिस्टर बनाए। मुलायम सिंह जी को बनाया, लालू जी को बनाया, बीजू पटनायक जी को बनाया, अनेक चीफ मिनिस्टर, नीतीश को बनाया। कितने लोगों के नाम बताऊँ आपको ऐसे। भैरव सिंह शेखावत जी को पहली बार चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल ने बढ़ाया, अनेक लोगों को बनाया। मनोहर लाल खट्टर थे पहले सूबे के मुखिया, अब है नायब सिंह सैनी। नहीं, अभी भी मनोहर लाल। अच्छा, नायब सैनी तो मात्र केवल दीक्षित में मुख्यमंत्री हैं। कामकाज टोटल जो है आज भी मनोहर लाल खट्टर देखते। नायब सैनी जी केवल मुख्यमंत्री हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बीजेपी के कामकाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? कामकाज क्या है? कामकाज तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, लोग सुरक्षित महसूस करें। आज कानून व्यवस्था खत्म है, आज हर वर्ग के लोग दुखी है। बिजली महंगी कर दी, पानी नहीं है। आज जो कौशल रोजगार में लगे हुए लोग थे, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। हर वर्ग जो है, किसान दुखी, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, फसल के दाम नहीं मिलते। कौन वर्ग है ऐसा जो आप मुझे एक भी बताओ जो ये कि सरकार अच्छा काम करे? ये तो हुड्डा साहब की मेहरबानी है कि सरकार बन गई इनकी। अग्निवीर योजना को लेकर आपका क्या टेक है सर? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि गांव देहात में तकरीबन 80% नौजवान रेस लगाया करते हैं, उनके माता पिता पशुपालन करते इसलिए देखे छोरे हमारे लंबे ठड्डे हो जाएगी, दूध खाकर सेना में चले जा। अग्निवीर आने के बाद हमारी मान के चलो फौज में कमजोरी आई। 4 साल के लिए कोई भर्ती होकर के है, देश पे अपने आप को न्यौछावर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हर घर से फौज में जाने के लिए बच्चे तैयार थे। आज बिल्कुल ही मजबूरी है, कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही तो वो अग्निवीर बनने के लिए जाता है। मान के चलो जब तक उसको अपना घर सुरक्षित नजर नहीं आए, कोई भी व्यक्ति अपने प्राण न्यौछावर नहीं करेगा। वो अपने देश के लिए लड़ेगा, मरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको अपने देश पे ये भरोसा तो होगा कि कल को मेरे बच्चों को पीछे जो सरकार है उनको संभालने का काम करेंगे। वो अपने घर को नहीं बर्बाद करना चाहता। ये ठीक है कि देश के लिए हर आदमी की इच्छा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, लेकिन सरकार भी तो कुछ उसके लिए सोचे ना। अब रोजगार को लेके मैं कहूँ कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, और साथ साथ मैं कहूँ कि गैंगस्टर्स के लिए कि हर दूसरे तीसरे दिन खबरें आती है जी यहाँ पे गैंग वॉर हुआ। ये देखो हरियाणा में जो जिले सबसे शांत से, जहाँ कभी कोई पत्ता भी नहीं हिलता था, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, करनाल है, अम्बाड़ा है, पानीपत है,
ये हमारे सरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ कोई गैंगवार नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था। जो दिल्ली के सराउंडिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन पे इस चीज़ का असर था, क्योंकि उस वक्त यूपी में बहुत ज़्यादा गैंगस्टर थे। कहीं ना कहीं उनके साथ उनके रिश्ते बच्चों के बन जाते थे, उसकी वजह से वहाँ पे थोड़े बहुत सिस्टम जो है खराब था। अब तो कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ कोई ऐसे लोगों की कमी हो। हमारे जिले में मुझे कोई बता रहा था, पीछे एक सर्च अभियान चलाया पुलिस ने इसके लिए, और 50 से ज़्यादा लोग पकड़े हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मतलब मैंने कई गांव के ऐसों के नाम सुने, मैं सुन के भी हैरान था, इन गांव के बच्चे भी ये काम करते हैं, ये भी कहीं जुड़े हुए हैं। तो कोई गांव ऐसा बच ही नहीं रहा, कोई जिला ऐसा नहीं बच रहा। आप ये देखो, आज भी यमुनानगर के अंदर है, शराब के ठेकों की ऑक्शन जो है गैंगस्टर नहीं होने दे रहे, तो फिर सरकार कहाँ है? सरकार तो खत्म होगी। अगर चीफ मिनिस्टर हो तो गैंगस्टर की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वो शराब के ठेकों की ऑक्शन नहीं होने देगी। शाम को सरकार उनको सबक दे दे। ये तो कुछ घंटों के मेहमान आते हैं, इस तरह के लोग जिनके साथ आप सख्ती से लड़ सकते हो, लेकिन सरकार में बैठे लोग इनको संरक्षण देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उनके माध्यम से पैसा कमाते हैं, तब ये सारी चीजें हो रही है। तो क्या ये किसी तरह से रुक सकता है? आपको इसका क्या समाधान लगता है, अगर सरकार का कोई नुमाइंदा इस समय सुन रहा हो हमारी बातचीत? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोक पाएगी। जब सरकार संरक्षण देती है तो रुकेगा कैसे? नहीं रुकेगा। और संरक्षण क्यों दिया जाता है? जैसे कि अब हर किसी व्यापार में होता है ना कि साझा के 80% हमारा, 20% तुम्हारा, वर्ग की इस तरह वाली पार्टनरशिप। मैंने ना, जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था तो सबूत के साथ, ये नहीं है कि कोई वैसे ही एलिगेशन लगाए थे। गुड़गांव में नशा कहाँ कहाँ बिकता है, मैंने वो पिलर नंबर बताए। MG रोड के ऊपर भी ये पिलर नंबर है, इनके पास लोग खड़े होकर के नशा बेचते हैं, आप उनको पकड़ो। ये पिलर नंबर दिए। मैंने ये बताया कि किस किस जिले में कौन कौन आदमी नशे के कारोबार में शामिल है, जिनके फोटो दिए मैंने कि ये तुम्हारे नेताओं के साथ इनकी फोटो जाए, इनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज है, ये नशे बेचने में शामिल है, इनको सरकारी संरक्षण तुम्हारे लोग दे रहे हैं। इसकी वजह से इस नशे के कारोबार से, क्योंकि पैसा ज़्यादा आता है, उनको लोगों की परवाह नहीं, उनको पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने आगे ऐसे गुर्गे खड़े कर दिए। वो गुर्गे जो है अब गैंगस्टर हो गए, उनके भी तो पैसा खून मुंह लग गया कि नहीं लग गया? ये सरकार की मेहरबानी है सर। अगर उनके साथ सख्ती करते हैं तो वो फिर उनको डराते भी आगे से, वो कहते हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, हम बता देंगे कि तुमने हमें कहाँ कहाँ संरक्षण दिया। और एक धारणा ये है कि बीजेपी की एक और शाखा है, हम कहें कि RSS। अब RSS के वर्कर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, या गांव देहात में हम देख रहे हैं कि इस तरह जो प्रचलन है वो राम राम से जय श्री राम का, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आम लोगों का ये कहना है कि धर्म जो है या धार्मिक भावनाएं लोगों में और ज़्यादा विकसित हो रही हैं। भाजपा ने और कांग्रेस ने, दोनों ने जात पात को रंग दिया। बीजेपी ने इसे कारोबार बना दिया। बीजेपी तो हर स्टेट के अंदर लोगों को लड़ा करके अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाती है। हरियाणा में है कि जाट और गैर जाट की बात करें, मुझे खुल के ये बात कहने में रेज नहीं है। बीजेपी का हर नेता जाट के प्रति जहर से भरा हुआ है और समय मिलते ही कटाक्ष करता है, खुल के बोलता भी उनके क्या। ये महाराष्ट्र में जाएंगे मराठा की बात करेंगे, गुजरात में जाएंगे पटेल की बात करेंगे, आंध्रा में जाएंगे रेड्डी की बात करेंगे। जिस स्टेट के अंदर
जो कम्युनिटी थोड़ी सी मजबूत है, ये उसको कमज़ोर करने के लिए उसके खिलाफ बाकी सारी जातों को इकट्ठा करने की कोशिश करते और फिर उसके माध्यम से ताकत में आते हैं। ये जहर से भरे हुए लोग हैं। ये दोस्त देश को मजबूत नहीं करना चाहते, ये देश को कमज़ोर करके और बड़ी ताकत बन के रहना चाहते हैं। इससे देश को नुकसान होगा। लेकिन ये चर्चा भी रही सर इलेक्शन के दौरान कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सीएम बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब उनके चेहरे को लेके कई सारे तर्क दिए गए। फिर ये कांग्रेस फैसला करती कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो मान के चलो कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती तो ये तो हाईकमांड फैसला करता कि किसको चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये चर्चा पहले ही शुरू हो गई थी, वो हुड्डा ने करवाई थी। हुड्डा पहले दिन से लगा हुआ था इस काम में, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं बनूंगा। फिर शैलजा कहने लगी मैं बनूंगी, मैं बनूंगी। फिर कई चेहरे हो गए थे इनके। और फिर माहौल वहां से भी बिगड़ा एक नारनौंद की रैली। अरे माहौल तो मैंने आपको बताया ना, उसी दिन बिगड़ गया था जिस दिन टिकटों का बंटवारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में चला गया था। हुड्डा के पास जब ये ताकत गई, हुड्डा की मनमर्जी जब चली, उसी दिन तय हो गया था कि अब बीजेपी की सरकार आएगी, कोई नहीं रोक सकता। ये उसी दिन तय था। अब तो राज्यसभा की बातों को लेकर के सारी चीजें सामने आ गई ना, जो मैं कहता था कि किस तरह से इन्होंने शाही बदली, किस तरह से इन्होंने किरण को हराया, किस तरह से इन्होंने इसको जो पीछे चुनाव हुआ था उसको हरवाया, कैसे अपने बेटों को जिताया। ये सारी चीजें सामने तो आ रही है। किरण चौधरी आज बीजेपी में हैं। मानते हैं कि अच्छा हुआ बीजेपी में चली गई वो उसका फैसला है, वो उसका फैसला था। अजय माकन जी हारे, आरोप लगा किरण चौधरी पे, और कार्तिकेय शर्मा जी ने आज तक भी ये बात हुड्डा ने अपनी जबान से नहीं कही कि किरण ने वोट कहाँ दिया। हो सकता है हुड्डा की किसी आदमी ने दिया हो। अगर किरण ने दिया होता तो हुड्डा फिर खुल के क्यों नहीं बोलता? उसको बताना चाहिए और कहना चाहिए। और गया तो गया कैसे फिर बता। अगर उसने वोट खराब किया तो जब वोट डालते हैं राज्यसभा का, उस वक्त एक एजेंट बनाया जाता है हर पार्टी की तरफ से, और वो फिर उसको देखता है बाकायदा तौर पे कि ये वोट डाल के ठीक से है गलत डाल के है। अगर किरण ने वोट डाला था, अगर उसने ठीक मार्क नहीं किया हुआ था, या कोई सिंबल पे कोई शाही लगा रखी थी या कोई निशान लगा रखा था जिसकी वजह से वो वोट कैंसिल हुआ है, तो फिर उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं इस बात की चर्चा करी? तब क्यों नहीं साफ कहा कि कौन इसके पीछे है? आपने भी उस समय कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। मैं कब मना करता हूँ? मैंने बहुत खुल के पहले बताई ये बात प्रेस में कि मैं कार्तिकेय शर्मा को वोट क्यों दूंगा। उसका एक कारण था। पहली बात तो मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं? क्या मतलब है मेरा कांग्रेस से क्या संबंध है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी कांग्रेस को वोट डाल के नहीं देखा, तो मैं अपना वोट दे ही नहीं सकता था। नंबर 2, कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। नंबर 3, कार्तिका का जो भाई था बड़ा मनु शर्मा, उसने 10 साल मेरे फादर की जेल के अंदर सेवा करी, अजय से भी ज़्यादा ध्यान रखा। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता जिसने मेरे बाप की सेवा करी हो मैं उसको अपना वोट दूं? और वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी पार्टी का थोड़ी था। उसको बीजेपी ने समर्थन दे रखा था, जेजेपी ने भी दे रखा था, मेरा भी समर्थन था उसको। पर कांग्रेस ही किस मुंह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया? क्यों दूंगा उनको वोट? क्या लगते हैं वो मेरे? मैंने कभी अपनी जिंदगी में, जब से मेरा वोट बने तब से लेकर के, मेरा 63 का जन्म है, 66 में हरियाणा अलग प्रदेश में, और 69 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी। तो मेरा वोट तो 21 साल की उम्र में बड़ा होगा, तो फिर मैं उनको वोट क्यों दूंगा? मेरा वोट तो आप मान के चलो 84-85 में बढ़ा है। तो जब चौधरी देवीलाल उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे, मेरे फादर नहीं थे, तो मैं कैसे वोट दे सकता? वो कैसे कह सकते हैं? कोई भी कांग्रेसी ये कैसे कह सकता है कि अभय सिंह ने उसको वोट किया तो तुम्हें दे दूंगा? उनको कैसे दे दूंगा? ऐसे कभी गठबंधन की बात अगर कांग्रेसी कभी कहते भी आपको, तो आप कभी नहीं मानते? नहीं, मेरे कोई कांग्रेस के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरी कोई बीजेपी वालों के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है।
मेरी लड़ाई है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच के साथ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, आपको ध्यान होगा, फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर पहले अपने भाषण में ये बात कही थी भी नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी एक तीसरा मोर्चा बनाओ, इस पे लोग भरोसा करेंगे और वो सत्ता में आए। तब नीतीश जी ने खड़े होकर चौटाला साहब से कहा कि हम कांग्रेस को भी साथ रखना चाहते हैं, हम भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। चौटाला साहब ने फिर कहा कि मुझे इन कांग्रेस के लोगों पे भरोसा नहीं, आप तो अब जानने लगे। मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मेरे फादर कांग्रेसी थे, क्या मैं कांग्रेस का एमएलए रहा हूँ, वो खुद कांग्रेस से एमएलए रहे थे, लेकिन ये विश्वास लायक लोग नहीं है। अगर आप कहते हो तो चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हमने उनकी बात मानी। सबसे पहले उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इंडिया गठबंधन से हमें बाहर किया सबसे पहले, इसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। तीसरा मोर्चा नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। अगर बन जाता तो 100% तीसरा मोर्चा सत्ता में होता, कोई नहीं रोकता। और सर भविष्य के लिए उम्मीद है ऐसा होगा, तीसरा मोर्चा बनेगा क्या? अब देखो, भविष्य की तो मैं कोई पंडित तो नहीं हूँ जो भविष्यवाणी कर हालात कराते हैं। कोई हालात बन जाए राजनीति, अगर कोई ऐसे हालात बने तो जरूर तीसरा मोर्चा बनेगा। आपकी आकांक्षा क्या, आप खुद को सीएम बनते देखना चाहते हैं आप? ये लोग फैसला करते हैं, आदमी जो सोचता है वो थोड़ा ही होता है। मेरा काम है संघर्ष करना, मेरा काम है लोगों की लड़ाई लड़ना। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सीएम बनना, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ मैं किसी के साथ मंत्री नहीं बनूंगा। मेरे ग्रैंडफादर कभी मंत्री नहीं बने, सीधे चीफ मिनिस्टर बने। मेरे फादर कभी मंत्री नहीं बने, सीधे चीफ मिनिस्टर बने। तो मैं बनूंगा तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ये तो मंत्री नहीं। मैं अपना एमएलए बनूंगा, अपना एमपी बनूंगा, जो लोग मुझे बनाएंगे उस पद पे रह करके लोगों की सेवा करूँ। ओपी चौटाला साहब ने इनेलो को फलते फूलते देखा, और एक समय ऐसा भी देखा कि जब इनेलो संघर्ष कर रही थी, कभी उनको निराश देखा आपने? क्या क्या? कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने लाइन खींची हमेशा कि कोई नहीं, हार जीत कमजोरी ये सब चीजें आती जाती है, आदमी की लाइफ में नहीं आती क्या? आदमी को भी कई दफा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को स्ट्रगल करते देखे। जिंदगी में बहुत सारा ऐसा समय आता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं, जो डट करके उसका सामना करता है वो तो जीत लेता है, जो उसके आगे कमजोर पड़ जाता है वो खत्म हो जाता है। ताऊ देवीलाल जी के वारिस के तौर पे राजनीतिक पारिवारिक वो जाने गए ओपी चौटाला साहब। अब ओपी चौटाला साहब नहीं है तो उनके स्थान पर अब हम आपको मान सकते हैं? ये तो लोगों ने फैसला कर ही दिया। आप ये देखो, ये लोगों ने फैसला कर दिया कि नहीं कर दिया। जब चौटाला साहब की डेथ हुई थी तो पूरे प्रदेश की तरफ से पगड़ियाँ किसको दी गई? हाँ, वो आपको बांधी गई थी वो पगड़ी। तो फिर फैसला हो गया कि नहीं हो गया? बारिश मान लिया कि नहीं मान लिया? ये बड़ा भावुक समय रहा आपके लिए, इतना समय? नहीं तो चलो, वो तो हर एक के लिए होता है। आप ये मान के चलो, माँ बाप का साया जब सर से उठता है तो हर आदमी को बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे हालात से गुजरना पड़ता है। भाई की कमी खलती है ना? कभी नहीं खड़ी। जब चौटाला साहब ने एक संदेश दे दिया तो फिर मेरा रिश्ता तो खत्म हो गया। जब चौटाला साहब ने गद्दार कह दिया उनको, उन्होंने गद्दारी करी उनके साथ, उनकी पीठ में छुरा घोंपा, तो फिर कई रिश्ते हैं। मेरे भाई बहुत हैं, भाइयों की कोई कमी नहीं है। तो हालिया सरकार का कामकाज आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आप मानते हैं कि भविष्य किस तरह का होगा इस सूबे का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पे है, अब हर रोज क्राइम की खबरें आ रही हैं। जिस तरह से रोजाना के अखबार पढ़ के देखा, चीफ मिनिस्टर का हर रोज एक या दो, एक तो पक्का ही है, 2-3 स्टेटमेंट भी आ जाती है। काम तो सिंगल भी नहीं हुआ। आप रोज नई बात करते हो, हम ये करने जा रहे हैं, तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? केवल अखबार में बयान देने से, अखबार में पोस्टर छपवाने से आप लोकप्रिय नहीं हो सकते। लोकप्रिय वो हुआ करता है
जो लोगों के काम करता है, लोगों के दुख और तकलीफ को समझता है, उसका समाधान करता है। चीफ मिनिस्टर का काम लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करना और उनके दुख तकलीफ का समाधान करना है, ना कि अखबार में आकर के बयान देना या कभी किसी की जयंती के साथ फोटो खिंचवा देना। उससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ बर्बादी है। जब हमारे हरियाणा में मैं कहूँ जल संकट एक समय तो बड़ा गहराया रहा। अब भगवंत आप ये मान देखो, इतना बड़ा जल संकट था, मुख्यमंत्री का एक भी कोई सीरियस बयान आया? कभी उसने ये कहा कि हमें अपने अधिकार लेने आते हैं? कभी कहा उसने? सिर्फ खिल्ली उड़वाई अपने। ये तो हमारी पार्टी का निर्णय हुआ तब ये पानी मिला। जब मैंने ये फैसला किया कि हम हरियाणा से गुजरने वाले पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे, कोई व्हीकल नहीं जाने देंगे, जब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारा पानी हमें नहीं मिल जाएगा। अगले दिन ही पंजाब की सरकार को ये बात समझ आ गई कि भाई तुम्हें अब INLD का सामना करना पड़ेगा। और हमने पहले SYL को लेकर के हरियाणा बंद करके दिखाया था, पंजाब के रास्ते बंद किए थे। तब भी हमने इनसे नाक रगड़वाई, अब फिर रगड़वाते। अगर हमने ये फैसला करते तो कांग्रेस तो घर में बैठ गई थी अपने जाकर के। ना बीजेपी कुछ कर रही थी, ना कांग्रेस कुछ कर रही थी। मैं गवर्नर को मेमोरेंडम दे करके आया, हम सारे साथी गए और हमने तैयारी कर ली कि 25 तारीख तक या तो पानी आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। तब सीधे पे SYL का जो पूरा मसला है वो केंद्र सरकार की मध्यस्थता से होगा, उसका हल? नहीं, केंद्र सरकार तो समय खराब कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। और वो तो कई वर्ष हो चुके हैं ना सर। सुप्रीम कोर्ट को अब तो सिर्फ केंद्र को सख्त हिदायतें भी दे दी कि भी ये नहर बढ़ाओ, पानी दो। उसके बाद भी केंद्र की सरकार जानबूझ करके लिंगर ऑन कर रही है, लटका रही है, झूठ बोलते हैं। कितने बड़े बड़े पदों पे बैठे व्यक्ति, ये तो मैं कह रहा था आपसे कि अब किस पे भरोसा करोगे आप? तो अरविंद केजरीवाल तो जब हरियाणा में चुनाव थे, सरकार गए थे, हरियाणा का छोरा हूं मैं। फिर हरियाणा में साफ हो गया कि नहीं हो गया झूठ बोलने वाला व्यक्ति? हो गया कि नहीं हो गया? अब जो ये देखो ना आप, अब ये कहते हैं कि जो सिंधु का पानी जाता है पाकिस्तान को, हम वो पानी दे देंगे। भाई तुम्हारे पास कोई वहां पे इस तरह का डैम ही नहीं है कि तुम एक हिस्से से ज्यादा पानी रोक सको वहां पे। कितना बड़ा झूठ बोलते हो आप। जब तक आपके पास डैम नहीं है, वहां से कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है, वापस पानी किसको देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, तो आप किसका पानी कैसे रोक दोगे? क्या तरीका आपके पास? क्यों झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हो? भाई इतने बड़े बड़े पदों पे बैठ करके तुम अगर झूठ बोलते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तो चलो बेचारे लोग हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो सकता तो ये चीजें बहुत पहले हो जानी थी। या थोड़ी एक ट्रीटी है, आप उस ट्रीटी को तोड़ नहीं सकते। कहाँ बकवास करते हो, क्यों झूठ बोलते हो? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो लोग ऐसा सोचना भी शुरू कर गए थे अब तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, हमारी सरकार ने तो फैसला ले लिया पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। रुक गया फिर? नहीं। कहाँ रुका बताओ? मतलब ये झूठ ही बोल रहे हैं ना, लोगों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? मैंने उसी वक्त कहा था, मैंने कहा कि सख्त कदम उठाओ लेकिन झूठ मत बोलना, सख्त फैसले लो। अगर कोई हमारे लोगों को मारता है तो उसको उस तरह का सबक सिखाओ, लेकिन लोगों के बीच में झूठ बोल के गुमराह करके कितने दिन तुम अपने आप को आगे बढ़ाओगे? सर ये मेरा आखिरी सवाल, इनेलो को लेके आपकी क्या प्लानिंग फिलहाल है और इनेलो का अभी फिलहाल आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं? अभी हमने संगठन खड़ा किया है, हमारे अलग अलग सेल बनाए हैं, हमने जोन के सत्र पे उनको लेकर के जा रहे हैं। अगला जो हमारा चरण है जुलाई का महीना, उसमें हम इसको बूथ के सत्र तक लेकर के जाएंगे। फिर जुलाई के बाद अगस्त के महीने में 25 सितंबर की तैयारी में जुटेंगे। उस वक्त हम अपने कार्यकर्ताओं की हल्के वाइज, जिले वाइज बैठ के करेंगे, रोजाना 3-3 मीटिंगें भी करेंगे, तो 90 एक महीने में सारा हरियाणा कवर हो जाता है। वो करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। 25 सितंबर को जो देवीलाल जी के जन्मदिन के ऊपर कोई हम बड़ा फैसला लेकर के राजनीतिक तौर पे आगे बढ़े।
नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर।